निफ्टी में 19,372 का लक्ष्य है। गाबा सर, आपने हुनासा में आईपीओ में निवेश किया क्या? जी नहीं, मैं आईपीओ में कभी निवेश नहीं नहीं करते? करता, कभी नहीं करता। मेरा काम शुरू होता है लिस्टिंग के बाद। ओके। आज के बाद मेरा लिस्टिंग होगा, प्रॉफिट अगर स्ट्रांग दिखेगा तो खरीदो, नहीं तो बेचो। वाह, ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है। हाँ, क्यों आईपीओ में लगाना, जब लिस्ट हो जाए तब देखा जाएगा। हाँ, हमारा तो काम वही है, गाबा जी, जो वही करो, जो नहीं आता नहीं करो। जी, जो दशकों से चल रही है निफ्टी, जी, उस पर क्या व्यू है आपका? निफ्टी तो बहुत बढ़िया है। निफ्टी मुझे अब भी बढ़िया लगता है। आज का जो करेक्शन आया, हम्म। ये अच्छा करेक्शन आया और बहुत जरूरी भी था, काफी दौड़ा था। हम्म। लेकिन दिक्कत ये है कि खरीद सकते हैं कि आज, अभी इस वक्त अगर आज का लो लगाना है स्टॉप लॉस तो खरीद लीजिए, आपको मिलना चाहिए। हो सकता है कल उसको, कल का जो क्लोज है उसको डिफेंड करेगा, और कल का क्लोज ऊपर चला गया फिर आपको मिलना चाहिए। लेकिन लगता है इसमें आज वीकनेस नहीं है, आज की जो वीकनेस थी लगता है आ गई। तो मुझे लगता है आई थिंक जगह एक्सपेंसिव है, लेकिन खरीदने की जगह है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। ओके, खरीदने की जगह है यहाँ पे, और बहुत सारे स्टॉक्स नतीजों के आधार पर। गाबा सर, पीएफसी पे लेकिन मुझे आपकी राय चाहिए। बिल्कुल। पीएफसी कैसा स्टॉक है जिसमें एक लंबा चार्ट दिखाइए, जितना बड़ा आपके पास हो। एक गजब की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने दिखाई है पावर सेक्टर में, और अब ये नए ऊंचाई पर है। गाबा सर बताइए, पीएफसी चार्ट क्या कह रहा है आपका? बढ़िया चार्ट है, जो मूव मिला है फ्रॉम 80 जोन्स, बहुत ही बढ़िया है। थोड़े करेक्शंस आते थे लेकिन एब्जॉर्ब हो रहे हैं करेक्शंस। अपसाइड ऑन है, 263 पर ट्रेड कर रहा है। कहां तक जाएगा ऊपर कहना मुश्किल है, लेकिन जब भी कोई डिप मिलती है अमेरिका से, वो बाइंग का मौका बन जाता है पीएफसी में। पीएफसी और आरईसी दोनों साथ में ही चलते हैं, टेंडम में। तो बस यस, इट्स गुड स्टॉक, बाय एंड होल्ड। 5 साल में 35% की रैली पीएफसी में बन चुकी है, और पावर के तमाम स्टॉक, आरईसी, पीएफसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, जो भी आप देखेंगे ना, बहुत शानदार रैली इसमें बनी है। एक महीने में ही 7% के स्टॉक में तेज़ी आ चुकी है। चलिए, हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। अच्छा, अभी दर्शक जुड़े नहीं है, मैं अपने इधर से ले लेता हूँ। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। हुनासा में भाई मैं अभी जवाब नहीं दिला सकता। गाबा जी, हुनासा का चार्ट तो बनने दीजिए। आप लोग तो मतलब तुरंत हुनासा भी राय चाहिए आपको। गाबा सर, फ्यूचर्स का दूसरा स्टॉक है अपोलो टायर्स, 3% नीचे है। टायर कंपनियों में थोड़ा अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, अब ये नरमी दिखा रहे हैं। एक्चुअली अपोलो टायर्स का हायर टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुका था, अपर रीजन करीब 450 के आसपास। फिर एक कोशिश की, आज का एक जो मूव है उसने कल की मूव को एनगल्फ कर लिया है। तो लगता है कि थोड़ा और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। ट्रेड कर रहा है 383 पर अपोलो टायर्स। पॉसिबल है कि लोअर लेवल करीब 375 के भी देखने की पॉसिबिलिटी है। यस, पॉसिबल है कि थोड़ा वीकनेस हो। देखने की पलटी है इस पे, तो सब हो सकता है। अच्छी तेज़ी बन रही है। गाबा जी, अमित खेमानी जी आईसीसी बैंक पे जानना चाहते हैं। 116 शेयर है आईसीसी बैंक, 65 रुपये पर। नहीं, हमको लगता है कुछ कॉल वगैरह लिए इन्होंने शायद, बट 1 साल के लिए कुछ कुछ गड़बड़ है सर इसमें। बट इसको छोड़ दिए प्राइस को, केवल ये बताइए आईसीसी बैंक पे क्या राय बनती है आपकी? मुझे आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन आ रहा है करेक्शन, लेकिन मुझे इतना घबराने की बात नहीं लगती। 900 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है आईसीआईसीआई बैंक में, तो यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए, फिर ये करीब 1000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड होना चाहिए, इस स्टॉक में घबराना नहीं चाहिए। आई थिंक इट्स बाय एंड होल्ड। तो दिग्गज बैंक है ना बड़े वाले, उसमें से सबसे बढ़िया कौन सा लगता है आपको? कौन सा आईसीआईसीआई बैंक? आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक और एचडीएफसी। एक्सिस में स्ट्रेंथ जरूर है, बिल्कुल मैं कहूंगा एक्सिस बैंक में अब भी स्ट्रेंथ है। लेकिन जब मैं एचडीएफसी बैंक को देखता हूं, तो मुझे लगता है जो रीसेंट लो देखा हमने 1450 के आसपास, लगता है वो बॉटम आउट हो चुका, लगता है वो हो गया बॉटम आउट, और यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा वक्त गुजारेगा यहाँ पर, लेकिन रियल कंफर्मेशन मिलेगा जब 1520-25 पार कर लेगा, तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा एचडीएफसी बैंक में, फिर एक तेजी आएगी, वो करीब लेके जाएगा 1650 के आसपास। और लगता है कि जो लो देखा हमने वो शायद यहाँ होल्ड करे, और जब तक वो लो ठीक करता है तो आई थिंक थोड़ा वक्त निकाल सकता है, लेकिन लगता है इज बिल्डिंग अप स्ट्रेंथ एचडीएफसी बैंक। ओके, चलिए सवाल लेते हैं। संदीप चौहान नोएडा जुड़ गए हमारे साथ। संदीप जी बताइए, क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग जी सर, मेरे पास
ये कौन के हैं 250 सर 74 पे। हाँ और सर मुझे IRFSC और RBNL में री इन करना चाहता हूँ। मैंने लास्ट मंथ सेल कर दिए, 500 शेयर थे। हाँ 22 पे मेरा IRFSC था, 77 पे मैंने सेल कर दिया। RBNL मेरा 54 पे था, 500 शेयर मैंने जो 162 पे सेल किया है। इनमें चाहता हूँ करना एक बार, ओके। और इसको होल्ड करना चाहता हूँ इरिकॉन को और 1-2 साल के लिए। हाँ हाँ संदीप, ये बताओ आप घर पे हो कि बाहर निकले हो कहीं में? सर नहीं, एक्चुअली मैं बाहर नहीं निकला हूँ, ऑफिस में था, तो मैं अभी थोड़ा सा प्लांट में था, तब तक कॉल आ गई। तो ये माहौल क्या है? सुना बड़ा ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पे, दिल्ली आवास के आसपास। हाँ जी जी बिल्कुल सर। मास्क लगाया गया है? वो कुछ लिया अब? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, लगा रखा है। ओके, तो दिल्ली में खैर AQI काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन गावा सर इनकी मदद की जाए। इरकॉन में 2 साल का नज़रिया और RVNL में री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मुझे बढ़िया लगता है ये। अभी कंसोलिडेशन जोन पर है, करीब 3-4 महीने से कंसोलिडेशन मोड पर है। अब वो ऑन है, जब भी कोई करेक्शन आते ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से होल्ड है, 151 पर ट्रेड कर रहा है। अब नॉर्मल लक्ष्य 2000 का 200 का होना चाहिए, लेकिन इनका नजरिया 2 साल का है। आराम से होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। और दूसरा बताया ना, RVNL इनको री इन्वेस्ट करना है, मतलब री एंटर करना है। RVNL थोड़ा भाग चुका है, मेरे ख्याल से जगह नहीं है। अगर लो लेवल मिलते हैं 120 के आसपास, तब वो सोच सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए इसको। ओके, और IRFC में भी री एंट्री का कोई प्राइस? IRFC वेल, करना है तो एंट्री यही कर सकते हैं, 73 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्योंकि कंसोलिडेशन जोन पर, कभी कभी कंसोलिडेशन जोन में थोड़ा वक्त लगता है। इसका फिर टेक्निकल टारगेट 100 का होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। यस, यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, तो उसके लिए स्टॉप लगाइए 65 का। तो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं IRFC में भी। गावा सर 2 मिनट रुकिएगा जरा, हम लोग RR काबिल के मैनेजमेंट से बातचीत करें। इनके नतीजे काफ़ी बढ़िया है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 112% बढ़ा है Q2 में, और रेवेन्यू जो है 18% और EBITDA में 88% की ग्रोथ देखने को मिली। काफ़ी शानदार नतीजे हैं और मार्जिन में भी स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को यहाँ पे मिला है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO राजेश जैन जी हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिनविसी आवाज़ पर। काफ़ी अच्छे नतीजे जी, काफ़ी बढ़िया नतीजे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। कहाँ से कंट्रीब्यूशन आया और वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की है? नीरज जी, अगर हम इस फर्स्ट हाफ का देखें तो रियल एस्टेट में जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है, और साथ में एक्सपोर्ट जो कि हमारे रेवेन्यू में करीब करीब 28 से 30% शेयर है, तो इन सबको मिला के जिस तरह की ग्रोथ आई है, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो हमने करीब करीब 30% वॉल्यूम ग्रोथ दिया है इस फर्स्ट हाफ में, विच इज बेटर देन इंडस्ट्री एवरेज। तो इस तरह से हमारा जो वायर एंड केबल में ग्रोथ आई है, तीनों सेगमेंट में अच्छे से परफॉर्म करने के कारण। ओके, जैन साहब एक चीज़ बताइए, ये जो आपका सेगमेंट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ, जैसे आपने कहा रियल एस्टेट में बड़ी अच्छी तेज़ी थी फर्स्ट हाफ में, तो रियल एस्टेट में मतलब नए नए मकान बन रहे हैं उससे ज़्यादा तेज आती है, या रिपीट वैल्यू से? जैसे हमने पेंट कंपनी से पूछा एक बार कि ये रियल एस्टेट की तेज़ी क्या फ़ायदा होता है आपको, बोला ये तो बहुत छोटा धंधा है, पुराना वाला ज़्यादा चलता है, मतलब घर जो रिपीट पुताई लोग कराते हैं उसका फ़ायदा ज़्यादा। तो आपके यहाँ ज़्यादा रिपीट वैल्यू में आता है या नई बिल्डिंग बनती है उस पर? तो नीरज जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि वास्तव में आप देखो, नए से तो आता ही है, लेकिन नए से ज्यादा जो पुराना रिनोवेशन होता है। आज हम देखते हैं जिस तरह से ऑफिसेज हैं अपने, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जिस तरह से रिनोवेट होते हैं हर 3-4 साल। आजकल एज बहुत कम हो गई है, और आदमी पहले जो जिंदगी भर एक ही घर में पूरी उम्र निकाल देते थे, आज हर 5-10 साल में घर चेंज करते हैं। पहले 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट होते हैं या लोकेशन चेंज करते हैं। मूविंग पॉपुलेशन है इंडिया की, वो भी काफी बढ़ गई है। तो एक ये जो स्टडी बोलती है कि ऑलमोस्ट 40% डिमांड नए घरों से आती है, लेकिन 60% जो है वो रिनोवेशन के बिजनेस से आती है। और यही एक बहुत बड़ा कारण हमारी ग्रोथ का भी है। जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है, उससे एक अच्छा डिमांड बना है पिछले कुछ सालों में। तो अब ये बताइए कि वो 60% वाला हिस्सा ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रहा है या 40% वाला? उसको एग्जैक्ट ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि ये अभी पर्टिकुलरली पिछले साल में तो रियल एस्टेट भी बहुत बड़ा, आफ्टर कोविड जिस तरह से बड़ा है, वो नया वाला भी काफी बड़ा है, और रिनोवेशन तो हमेशा रहेगा। ये एक इस इंडस्ट्री का ट्रेंड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा नरमी आनी शुरू हुई है नए वाले में, मतलब हाउसिंग सेगमेंट उतना तेज़ नहीं, क्योंकि मास हाउसिंग तो बन नहीं रही, केवल प्रीमियम पे ज़्यादा फोकस है लोगों का।
नहीं, बट जिस तरह से इंडिया का मिडिल इनकम ग्रुप जो बढ़ रहा है, हमें हाँ। लगता है डिमांड तो बहुत है और आ रही है। हो सकता है कहीं बड़े कुछ कुछ सेगमेंट्स में अपने को कम लगता है, बट ओवरऑल ये इंडस्ट्री जिस तरह से बढ़ रही है और आने वाले भविष्य में भी जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ है उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा ये। और ये एक सेगमेंट है, पर ओवरऑल देखें हम, जो ग्रीन एनर्जी में काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी प्लस ईवी व्हीकल, तो ये सब मिला के वायर एंड केबल इंडस्ट्री जो है इसका फ्यूचर हमें बहुत ब्राइट लगता है। हम्म। सर आपके ग्रॉस मार्जिन 20% के आसपास हैं और मतलब हर क्वार्टर में बढ़े हैं, साल दर साल भी देखें Q1Q बढ़े। इसका क्या खास कारण है और क्या ये सस्टेनेबल है? हालांकि कमोडिटी प्राइसेस कोलैप्स हुए थे, हाँ, उसका अगर फ़ायदा मिला होगा देखें आपको। एक, तो इसमें एक रीजन तो ये रहता है कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम की प्राइस स्टेबल रही है, अगर कंपेयर करें पिछले H1 से कंपेयर करें तो स्टेबल रही है। और साथ में हमने जो ग्रोस मार्जिन इंप्रूवमेंट पे, बेटर प्रोडक्ट मिक्स और इस पे जो ध्यान दिया है, इसके कारण ये रिजल्ट्स आए हैं। और इसको आगे भी हम इम्प्रूव करेंगे और बेटर रहेगा। कॉपर कहता है सर कि मुझे डॉक्टर कॉपर बोला करिए आप लोग, क्योंकि हम बहुत ही प्रेशियस हैं। और चिली में मैंने सुना था कि थोड़ा दिक्कत हो रही वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर के। क्या दाम कुछ बढ़ रहे हैं क्या कॉपर के? नहीं, कॉपर अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस देखें तो काफी स्टेबल रहे हैं। हाँ, डेली वीकली चार्ट पे देखते हैं तो फ्लक्चुएशन हमें नजर आता है, बट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी कॉपर की डिमांड बढ़ रही है और रेट से काफी स्टेबल है अभी। ओके। एफएमईजी का धंधा क्यों थोड़ा सा मतलब नरम पड़ रहा है? तो एफएमईजी में इस साल फर्स्ट हाफ में देखें तो थोड़ा जो मौसम में परिवर्तन हुआ, इसके कारण नॉर्थ इंडिया में काफी बारिश, अप्रैल मई में भी बारिश हुई थी, तो उससे जो एक पैसे का जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे एफएमईजी में, वहां पे डिमांड में कमी आई। लेकिन एक अच्छी बात, अगर आरआर काबिल के बारे में हम बात करें, तो जब इंडस्ट्री जिस जहाँ फ्लैटिश या फ्लैटिश से नेगेटिव जोन में रही, उस साल में भी हमारा फर्स्ट हाफ का जो रेवेन्यू जो है वो 20% बढ़ा है, विच इज लाइक बेटर देन इंडस्ट्री एवरेज रहा है। और आगे भी हम जो हमारा एक फोकस है नए प्रोडक्ट्स में डेवलप करना है और साथ में नए डिस्ट्रीब्यूशन को, नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है। हमने ये बिजनेस 2019 से शुरू किया था एज आर आर काबिल, तो आज बहुत कम है। और एफएमजी ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको थोड़ा समय देना पड़ता है टू एस्टेब्लिश आवर बिजनेस। सर तो यहाँ पे, एफएमईजी में क्या क्या बनाते हैं आप जैन साहब? तो इसमें नीरज जी हम एक फैन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, बट फैन खाली फैन ही नहीं, हम फैन में है, लाइटिंग में है, कमर्शियल लाइटिंग है, स्विच गियर्स एंड अप्लायंसेज। तो इस तरह एक बहुत बड़ा जो प्रोडक्ट रेंज है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। एयर प्यूरीफायर बनाते हैं आप या इसको आपने दूर रखा है, या एफएमईजी में मानते नहीं इसको? क्या है एफएमईजी में है क्या ये? नहीं नहीं, हम जो काम कर रहे हैं मेजर, तो फैन फैन जो सीलिंग फैन है, टेबल टीपीडब्ल्यू है, और लाइटिंग्स में भी कमर्शियल लाइटिंग जो ऑफिस वगैरह में है। प्लस हम जो सेगमेंट जो है अप्लायंसेज में, उसमें आयरन्स और हीटर्स, रूम हीटर्स इसी रेंज में, और कूलर्स में है। सर दिल्ली मुंबई की हवा ख़राब है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एयर प्यूरीफायर में बनाइए सर, बनाइए इसमें नहीं, अच्छा पर है। अभी उस सेगमेंट पे हमने नहीं डेवलप किया है। ओके ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, और बधाई आपको अच्छे नंबर्स पेश करने के लिए, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू सर। नीरज जी, थैंक चलिए वापस आते हैं हम लोग गाबा जी के पास। गाबा जी, आरआर काबिल नतीजे बहुत धांसू थे और जैन साहब बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये रफ्तार रन रेट चलता रहेगा। कैसा लग रहा है आपको आरआर काबिल? आरआर काबिल अच्छा लग रहा है मुझे। रिसेंट लिस्टिंग है, अप मूव ऑन है, 1500 हमने रिसेंट हाई देखा है, वो पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। इट्स अ होल्ड, बाय एंड होल्ड, बढ़िया स्टॉक लगता है मुझे, बिल्कुल। ओके, बाय एंड होल्ड वाला है। चलिए अगला सवाल आशीष का है, इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी नमस्कार। नमस्ते सर। बताइए सर। सर मेरे पास 2 शेयर हैं। एक है CDSL, जिसकी क्वांटिटी है 975 शेयर है मेरे पास 1330 के भाव पे, और मैं इसमें और भी ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले तो इसका लेवल भी बता दीजिएगा कि कौन से लेवल पे और ऐड करूँ मैं। और दूसरा शेयर है मेरे पास अडानी पोर्ट, 900 शेयर हैं 815 के रेट से, तो क्या करना चाहिए? गाबा सर बताइए, CDSL में है और भी लेना चाहे तो किस लेवल पे लें? और अदानी का मैं पहले चार्ट, यस, क्योंकि सीडीएसएल बीएसई पर नहीं मिलता मुझे चार्ट, इसका चार्ट मिलता है मुझे मनी कंट्रोल पर। हाँ तब तक वो निकलता है तो मैं अडानी पोर्ट्स की पहले बात कर लेता हूँ। जी। अडानी पोर्ट्स का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है अप मूव ऑन है, ट्रेड कर रहा है 805 के आसपास। आई थिंक 750 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अप मूव ऑन है, 900 तक जा सकता है। मेरे ख्याल से हायर जोन देखेंगे अडानी पोर्ट्स में, तो इट्स अ होल्ड। रही बात CDSL की, ये चार्ट बढ़िया लगता है मुझे। मेरे ख्याल से इस चार्ट के हिसाब से देखा जाए, ट्रेड कर रहा है 1595, अप मूव है,
और थोड़ा स्ट्रेच है इसमें, जब भी कोई करेक्शन आए तो आई थिंक वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी CDSL, तो इट्स बाय एंड होल्ड CDSL। ओके, CDSL बाय एंड होल्ड पे भी है, एंट्री रखिए। और अदानी पोर्ट भी अप मूव जारी है, 1330 के भाव पर है और अभी कितना चल रहा है, 1600 रुपये। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार है स्टॉक। आशीष जी होल्ड करिए इसको। चलिए ब्रेक लेते हैं छोटा सा, लौट के आगे फिर सवाल जवाब सिलसिला शुरू करेंगे। स्वागत है ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अगला सवाल है उदयवीर सिंह रेवाड़ी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उदयवीर जी नमस्कार, बताइए सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली मेरे पास 2100 शेयर हैं NMDC के 98 के रेट पे। ठीक है। तो और पतंजलि फूड के हैं 560 शेयर 903 के रेट पे। हाँ, तो अभी मैं पूछना चाह रहा था कि क्या मैं भी इसे होल्ड करूं या निकल जाऊं, कुछ सजेस्ट करेंगे सर इसके बारे में? बिल्कुल करते हैं, लाइन पर बने रहिए आप। गावा सर, NMDC 98 रुपये पे लिया, 2100 शेयर बने रहे इस पे। 163 पर ट्रेड करा है NMDC, हाँ। होल्ड करना चाहिए, लेकिन एक प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लगाइए 155 का। अगर 155 ब्रीच तो लॉक इन हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि इनकी स्टॉक की कॉस्ट है 94 की। मुझे लगता है 200 की तरफ जा रहा है NMDC, तो बाय एंड होल्ड है। बाय एंड होल्ड है, लेकिन 155 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अब पतंजलि फूड 903 पे लिया है, 903 पे लिया, वहां पर 1200 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है 1200 में और करीब 1400 के आसपास। उसके बाद ये ब्रेकआउट मिला पतंजलि में, इसमें अपमूव मिलना चाहिए। थोड़ी दिक्कत है 1500 के आसपास, लेकिन मेरे ख्याल से अपमूव यहाँ पर भी ऑन है। यहाँ पर इनको अगर स्टॉप लगाना है तो 1300 का स्टॉप लगाइए, तो कम से कम लॉक इन हो जाएगा प्रॉफिट का, और कंटिन्यू होल्डिंग इट। अपमूव मिलना चाहिए पतंजलि में, होल्ड करिए, लेकिन अगर मन घबराए तो स्टॉप लॉस लगाएं। अगला सवाल है वेंकटेश का, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेंकटेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए सर। सर एक्चुअली मैं कोटक 2 साल का पहले लिया था 21 में। वो एवरेज करते करते 1900 प्राइस में 7240 शेयर्स लिया था सर। वो अभी जब भी मैं एवरेज करता हूँ नीचे आते रह रहे, इसका क्या करना है सर? तो मैनेजमेंट तो अच्छा है, ये तो एस बैंक जैसा नहीं हो जाएगा ना सर? नहीं, ये तो मैं मतलब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यस बैंक जैसा ऐसी कुछ भी स्थिति नहीं है। बहुत ही स्ट्रांग, बहुत मजबूत, बहुत अच्छा बैंक है। बैंक बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, NPA बहुत कम है, मार्जिन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा टॉप बैंक्स में लेते हैं ये। एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक। हाँ, प्राइस सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपने बहुत ही मतलब 7,500 शेयर इकट्ठा कर लिए और 2100 से खरीदना शुरू किया था। गावा सर, कोटक बैंक, वेंकटेश जी की बाइंग प्राइस है 1900 रुपये और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी इकट्ठा कर ली ना, 7,000 से ज़्यादा शेयर। क्या करना चाहिए? सबसे पहले बैंक तो अच्छी है, ये बात 100% कंफर्मेशन, नथिंग टू वरी, लेकिन उनकी एंट्री गलत थी। अब उसको सुधारने के लिए इन्होंने और ऐड कर लिया, क्योंकि इन्होंने बोला मैं तो ऊपर जाऊंगा, लेकिन चाहे मेरी एंट्री गलत हो मैं तो ऐड करूंगा। वो नहीं करना है। अब इसको ऐड मत कीजिएगा, अब इसको होल्ड ही कीजिएगा। 1700 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 1650 1700 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर आपको मिलना है तो यहीं से एक मिलना है, जगह अच्छी है। तो अब यहाँ से ऊपर जाने दो, फिर 1900 चला जाएगा, आपकी कॉस्ट के आसपास आएगा, तब आपको लगेगा कि यहाँ पर निकल जाओ। मत निकलिएगा, होल्ड कीजिएगा। 2000 के आसपास उस समय बेचेगा तो कम से कम प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये स्टॉक बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है, तो नथिंग टू वरी। इस पे आप एक स्ट्रेटेजी अपनाएं, जब वो ऊपर जाता है 2000 में थोड़ा क्वांटिटी बेच दो, नीचे आता है तो फिर खरीद लो। बाइंग और सेलिंग कीजिए, लेकिन ऐड मत कीजिए इफ यू आर रॉन्ग। वेंकटेश जी, आपका प्राइस एंट्री गलत हो गया, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी, बैंक बहुत अच्छा है। तो अगर आप रियली लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको इसमें ज़रूर गेन होगा और अच्छा खासा गेन होगा। एकमात्र टॉप बैंक्स में यही है जिसकी वैल्यू अनलॉकिंग अभी नहीं हुई है। इनके पास सब कुछ है, म्यूचुअल फंड भी है, इंश्योरेंस भी है, तरह तरह की चीज़ें हैं। बाकी सबकी वैल्यू लॉकिंग हो रही है, इनके भी नहीं हुई है। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको ज़रूर होल्ड करिएगा। एंट्री आपकी डेफिनेटली गलत होगी, लेकिन कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, बैंक बहुत बढ़िया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं कविता का। इन्होंने GIC-RE के शेयर ले रखे हैं 210 पर और सुंदरम फाइनेंस के शेयर ले रखे हैं 100 रुपये, नहीं 150 रुपये पर 100 शेयर। गावा जी क्या करना चाहिए? GIC-RE तो स्टॉक तो बढ़िया है, स्ट्रक्चरली अच्छा लगता है। एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है 3-4 महीने से, अपमूव ऑन है, ट्रेड कर रहा है 227, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट, नथिंग टू वरी, स्टॉक बढ़िया है। ओके, और दूसरा वो सुंदरम फाइनेंस वेल चार्ट निकाल लेता हूँ सुंदरम फाइनेंस का। सुंदरम फाइनेंस का चार्ट भी बढ़िया है, कंसोलिडेशन जोन पर है, अपमूव ऑन है, बहुत बढ़िया अपमूव मिल रहा है। फिर एक अपमूव मिलना चाहिए सुंदरम फास्टेस्ट में। ये स्टॉक भी होल्ड के लायक है, स्लो चलता है लेकिन होल्ड के लायक है। अब कंसोलिडेशन में करीब 6-8 महीने से
तो कंटिन्यू होल्डिंग इट, सुंदरम फाइनेंस, फास्टनर्स। ये अजय राज ने 200 शेयर ले रखे हैं टाटा मोटर्स के 85 रुपए पे। बहुत 10 साल का व्यू चाहिए और पता नहीं कब लिया होगा। 85 रुपये का भाव कब था इसका? बहुत पीछे था क्या? टाटा मोटर्स हाँ 650 अब भी अच्छा लगता है मुझे। 600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए इनको भी। ओके अच्छा, हाँ ये 2020 में इस भाव पे आया तो वहीं पे लिया हुआ इन्होंने। होल्ड करिए भाई, बहुत अच्छा स्टॉक है, अभी भी कोई इसमें दिक्कत या चिंता की बात नहीं है। अगला सवाल है निधि अग्रवाल का। ये राइट्स के शेयर ले रखे हैं 151 565 पर, क्या करना चाहिए इनको? राइट्स के शेयर लेकर रखे हैं, ठीक है, लिया तो ठीक है, जगह अच्छी है बाउंस करने की, सपोर्ट है 420 के आसपास, उसके वहीं से एक बाउंस मिल रहा है। कंफर्मेशन बाउंस का नहीं मिला अब तक, लेकिन लगता है यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए, तो होल्ड कीजिए राइट्स का। राइट्स को होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ मलिक ने हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर ले रखे हैं 200 एट द रेट ऑफ 980 रुपीज़, क्या करना चाहिए इनको? 980 पर। शायद ये 2-3 दिन पहले भी ये स्टॉक आया था हैप्पीएस्ट माइंड, हमने बात की, जिक्र किया था इसका, डिस्कस किया था। बढ़िया कंपनी है, होल्ड करना चाहिए, जगह अच्छी है बाउंस करने की। अगर बाउंस होता है तो ट्रेड करा 845 के आसपास, अपमूव मिलना चाहिए। इस अपमूव में, इस कैंपेन में 950 भी जा सकता है, तो इट्स अ होल्ड, कंपनी बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए हैप्पीएस्ट माइंड। ओके होल्ड करिए इसको, हैप्पीएस्ट माइंड को भी। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। थैंक यू। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।